Hello dear students, welcome you all once again in the unique सा प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। एक बार आप सभी का फिर से जो है हमारे इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में स्वागत है। तो आज जो है हम इस लेक्चर में इस पूरे जो है लेक्चर के दौरान जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो होगा हमारा मास और वेट का। इससे पहले जितने भी हमारे लेक्चर्स थे उनमें जो है मास का काफी बार जिक्र हुआ, लेकिन मैंने अभी मास को जो है पूरी तरीके से डिफाइन नहीं किया था। लेकिन आज इस लेक्चर को देखने के बाद आपको मास और वेट में जो है जो भी डिफरेंसेस कह सकते हैं या मास और वेट एक्चुअल में होता क्या है, ये सारी चीजें इस लेक्चर को कंप्लीट देखने के बाद आपको पूरी तरह से समझ आ जाने वाली है। तो चलिए हो जाइए तैयार, कॉपी पेन बुक जो भी है सब लेकर के बैठ जाइए, साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए और अपने दिमाग को अपने माइंड को पूरी तरह से इस लेक्चर यानी फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज के लेक्चर पे कंसंट्रेट कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज जो है हम लोग मास और वेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग जानते हैं कि मास क्या होता है। किसी भी यूनिवर्स में किसी भी सब्सटेंस के अंदर मास होता है, लेकिन होता क्या है मास। देखिए जो भी सब्सटेंस हैं, ठीक है, जो भी अमाउंट ऑफ मैटर यानी कि जिनसे वो मिल करके बने हुए हैं, जो भी सब्सटेंसेस हैं एटम्स मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए हैं, यानी कि अमाउंट ऑफ जो मैटर उसमें कंटेंट होता है। किसी भी बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट होता है उसी को हम लोग मास कहते हैं। जैसे ये हमारा मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक, हमारा ये मोबाइल फोन है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा। कैसे? क्योंकि इसके अंदर यानी ये जिस चीज से बना अमाउंट ऑफ मैटर इसमें जितने कंटेंट है वही जो है इस मोबाइल का मास या इस ऑब्जेक्ट का मास होता है। क्लियर होगी बात? उसी तरह से अब हम इसको जो है स्टेटमेंट के थ्रू समझ लेते हैं कि एक्चुअल में मास का स्टेटमेंट, ठीक है, ये तो ओरली मैंने बता दिया, कोई पूछता है तो आप बता लेंगे। बाय द वे पेपर में आता है मास क्या है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से तो बोल के तो नहीं करेंगे, उसको सिस्टमेटिक वे में जो हमको अरेंज करके जो है ग्रामेटिकली सब कुछ सही करके लिखना पड़ेगा। तो उस चीज को भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मास सबसे पहले बात करेंगे हम मास की। चलिए यहां अपने पहले हम जो भी टॉपिक है उसको मेंशन कर लेते हैं एक बार। मास एंड वेट, मास एंड वेट। ठीक, मास एंड वेट। अब एक एक करके पहले मास को समझते हैं फिर वेट को समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ हेडिंग डालेंगे मास का, MASS, जिसको हिंदी में द्रव्यमान भी कहा जाता है, मास। तो मास होता क्या है वो तो मैंने आपको पूरा बता ही दिया। अब इसको जो है एक्सप्लेन करते हैं। मास ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द, क्या करेंगे, मास of a body, mass of a body is defined as the amount of matter इसको थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं, यहाँ पे वेट को समझ लेंगे। अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंड इन इट। ठीक है, मास ऑफ ए बॉडी इज डिवाइडेड एज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन इट। इट मतलब जो भी आपका बॉडी होगा। इसको दूसरी भाषा में समझते हैं, जैसे कि आप लोग पिछला वाला हमारा लेक्चर देखे होंगे तो उसमें जो है मास को कुछ और कहा गया था। जो फर्स्ट ला था उसमें क्या कहा गया था, जो मास होता है हमारा, कह सकते हैं कि ये जो होता है ये मास होता है किसी ऑब्जेक्ट का मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ इनर्शिया। तो इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। और ओ और करके लिखते हैं मास ऑफ एन
ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, MEASURE, मेजर ऑफ, OF ऑफ, INERTIA, इनर्शिया। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि इनर्शिया मतलब ही मास होता है। इनर्शिया का मतलब ही मास होता है। जिस ऑब्जेक्ट के अंदर, जिस बॉडी के अंदर जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा इनर्शिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, मास में ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो क्या हो सकते हैं? बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे अभी निकलेंगे। सबसे पहले जो है, सबसे पहला इसके यूनिट को भी लिख लेते हैं। मास को तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को m से डिनोट किया जाता है, कैपिटल M भी होता है, स्मॉल m भी होता है। ठीक है, स्मॉल और कैपिटल दोनों से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। तो इसका डिनोट करने का वे मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसको आप लोग अंडरस्टूड कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहली चीज इसमें जो है हमारी, इसके यूनिट क्या होता है, यानी का SI यूनिट ऑफ मास, SI यूनिट ऑफ मास जो होता है वो होता है kg, यानी कि किलोग्राम। किलोग्राम पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये, मास कभी भी चेंज नहीं होता है। क्या होगा? मास जो होता है हमारा वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो यहां लिखा जा सकता है मास इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर। मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, कि हर जगह किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, और चेंज क्या होता है हमारा? वेट। किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट चेंज होता है, उसका मास चेंज नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि यह एक, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है? क्योंकि मास मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, देयर इज नो रोल ऑफ डायरेक्शन, यानी कि हमारा जो बॉडी का मास होता है वह केवल जो है मैग्नीट्यूड, उससे हमसे मतलब होता है, वो किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन का यहाँ कोई रोल नहीं होता है। तो जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन का रोल नहीं होता है उस क्वांटिटी को हम लोग कौन सी क्वांटिटी कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और जिस क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन का रोल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हमको समझ में आ गई होंगी। अगर इसके सीजीएस की बात करें, यूनिट इन सीजीएस, सीजीएस में अगर लिखना चाहते हैं तो किलोग्राम का आप ग्राम लिख सकते हैं, किलोग्राम का आप ग्राम लिख सकते हैं, बस। और बताइए, और सारी चीजें तो समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं वेट के बारे में। ठीक है, मास हो गया हमारा, अब वेट क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो वेट क्या है हमारा? वेट क्या है हमारा? वेट इज अ फोर्स। अब कहेंगे कैसे? वेट फोर्स कैसे हो गया? तो चलिए उसको भी समझते हैं कि वेट फोर्स कैसे हो गया। वेट WEIGHT, वेट। मैंने कह दिया वेट इज ए फोर्स। आप पूछेंगे कैसे? मैं पहले लिख देता हूं, वेट इज अ फोर्स। और इसको और एक तरीके से मैं डिफाइन करूंगा, वेट एक फोर्स होता है। साथ ही साथ इसको दूसरा तरीका हमको डिफाइन करने का ये है कि वेट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट पुल टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। यानी कि वेट इज क्या है? वेट में हमारा एक तरह का फोर्स है,
तो लिखते हैं वेट इज डिफाइंड एज द फोर्स। यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट को हम लोग एक बार लिखते हैं, उसके बाद फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि वेट इज डिफाइंड एज द वेट इज डिफाइंड एज द फोर्स with which weight is defined as the force। weight को जो है हम लोग फोर्स से डिफाइन कर सकते हैं। with which an object is pulled towards the center। an object is with which an object is pulled towards the center of the earth। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं। क्या कह रहा है, वेट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच, वेट जो है, वेट को क्या फोर्स से डिफाइन कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज पुल्ड, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो पुल्ड किया जाता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के केंद्र की तरफ, यानी कि अर्थ के सेंटर की तरफ जो है कोई ऑब्जेक्ट पुल्ड होता है, खींचा जाता है, किसकी वजह से, वेट की वजह से। तब जब कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी क्वांटिटी की वजह से वो क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, एक तरह से कह सकते हैं, तो अट्रैक्शन कैसे होगा, फोर्स की वजह से। तो क्या वेट को हम लोग फोर्स नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। इसीलिए लिखा गया है, इसमें दो डेफिनेशन मैंने लिखा है कि वेट इज ए फोर्स और वेट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज पुल्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। वेट एक तरह का फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के सेंटर की तरफ जो है पुल्ड होता है। बात समझ में आ गई। ये एक्चुअल डिफरेंस यहीं आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं डिफरेंस भी इसका बताऊंगा, यहां से भी आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, जैसे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वैसे वेट में भी हमारे कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो वेट का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहला, वेट जो है क्या है वो तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। वेट के यूनिट की बात करते हैं। आप लोग वेट का दिमाग में ही चल रहा होगा कि वेट का भी तो किलोग्राम ही होता होगा, नहीं, हमने यहाँ वेट को फोर्स कहा है। तो फोर्स का यूनिट आपको क्या लगता है, किलोग्राम होगा, ग्राम होगा? नहीं, फोर्स का यूनिट आपने पढ़ा है, न्यूटन होता है। तो सबसे पहला इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा हमारा, न्यूटन होगा। और देखिए और भी सारे बहुत सारे अभी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास। एक तो हो गया हमारा न्यूटन, या इसको केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कहा जा सकता है, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्लैश करके लिख दीजिए, केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अभी मैं इसको फार्मूले से भी बताऊंगा कैसे। दूसरी चीज, its value changes from place to place। its value changes from place to place, यानी कि हर जगह पे जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है, यानी कि वेरी करती रहती है। जैसे आपने सुना होगा, जैसे अर्थ पे आपका मास कुछ, वेट कुछ और है, और जब आप वही मून पे जाते हैं तो आपका वेट जो है उसका 1/6 हो जाता है। तो कैसे होता है, वहां मास तो आपका नहीं बदलता है, लेकिन जो है आपका वेट बदलता रहता है, ठीक है ना। इट डिपेंड ऑन द मास एंड जी। अब तीसरे पॉइंट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा इसमें, तीसरा वाला पॉइंट मैं यहां मेंशन करता हूं, थर्ड पॉइंट यहां देख लीजिए। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, क्या कहा है कि इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन मास एंड जी। पहला, इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन
मास एंड स्मॉल जी। आप कहेंगे कैसे? देखिए, जो वेट की वैल्यू होती है वो मास पे डिपेंड होती है। जितना ज़्यादा आपका ऑब्जेक्ट का मास होगा, समझ लीजिए कि उतना ही ज़्यादा उसका वेट होगा, और जितना ज़्यादा वेट होगा उतने ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की ग्रेविटी से अर्थ जो है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल्ड करता है, खींचता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशन है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है। ये अर्थ जो है इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के साथ जो है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट आता है तो किस एक्सेलरेशन के साथ आता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ आता है, यानी कि स्मॉल जी की वजह से आता है। इसलिए वेट जो है वो मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड होता है। ये भी चीज समझ में आ गई। अब देखिए एक चीज और इसमें और ऐड कर लीजिएगा, इट इज डिनोटेड बाय केजी वेट। इसको इस तरह से भी जो है डिनोट किया जाता है, केजी वेट, वेट को, ठीक है। वेट को न्यूटन में भी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या कुछ केजी वेट में भी जो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारे किसके लिए? वेट के लिए। अब बात होगी, वेट भी समझ में आ गया, ठीक है, मास भी समझ में आ गया और वेट भी समझ में आ गया। अब वेट और मास में एक रिलेशन हम लोग डिराइव करेंगे जिससे जो है किसी ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड आउट किया जा सके, ठीक है। रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट, क्या कर सकते हैं? फार्मूला फॉर द वेट। मैं एक पॉइंट और लिखता हूं, रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट, ठीक है। रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट। जैसे आपने क्या पढ़ा होगा, न्यूटन का सेकेंड लॉ याद होगा। यहां सबसे पहले उसी से शुरू करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। एकदम आसान सा रिलेशन है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हमने क्या पढ़ा है कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमने बात पढ़ी है। मैंने इसका फार्मूला डिराइव भी करवाया है, ठीक है। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ा है। अब जरा देखिएगा, जो हमने यहां रिलेशन अभी पढ़ा है, सॉरी जो स्टेटमेंट हमने यहां देखा है, फ्रॉम द एबव स्टेटमेंट, वेट के स्टेटमेंट से देखेंगे, फ्रॉम द एबव स्टेटमेंट we consider क्या कंसीडर करेंगे? अब देखिए ध्यान से, ये फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने यहां वेट को क्या बताया है? फोर्स बताया है। वेट को क्या बताया है? फोर्स बताया। हमने यहां एक लाइन में लिखी है कि वेट इज अ फोर्स। क्या है? फोर्स है। तो क्या हम इस फोर्स की जगह पे वेट लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, फोर्स की जगह पे वेट लिख सकते हैं। वेट W इज इक्वल्स टू, ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं होता, मैं फार्मूले को भी चेंज नहीं करूंगा, जैसे था m वैसे लिख दिया। यहां एक्सेलरेशन नॉर्मल फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होता है, लेकिन जब ग्रेविटी की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होता है तो उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस मास को मैंने चेंज नहीं किया, वही रह गया। इस एक्सेलरेशन की जगह मैं अगर स्मॉल g लिख देता हूं तो कैसा रहेगा? रिलेशन पता चल गया, W इज इक्वल्स टू mg। W क्या हमारा?
वेट है, m क्या है, मास है, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। मैं इसको यहाँ इसको मेंशन भी कर देता हूँ ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो। वेयर w इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू एंड g इज इक्वल्स टू। देखिए w क्या है हमारा, वेट है, m क्या है, मास है, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई कि नहीं आई? एक रिलेशन समझ में आया? कितना छोटा सा रिलेशन, करना क्या है, न्यूटन का सेकेंड लॉ याद है, उसको लिखिए फटाक से। फोर्स को आप कंसीडर कर लीजिए वेट, मास चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन जो है नॉर्मल था, वो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो जी होगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और स्मॉल जी की वैल्यू आप लोगों को याद ही होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और जो मैंने यूनिट की बात की थी कि मैं अभी यूनिट बताऊंगा, ये कैसे आया है, जरा फॉर्मूला देखिएगा। W इज इक्वल्स टू mg लिखा है, तो m यानी मास का यूनिट kg होता है, और कहा गया एक्सेलरेशन g जो होता है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको यूनिट भी समझ में आ गया होगा कि मैंने किस बेसिस पे यहाँ पे लिखा था, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg किसका है, मास जो है ऑब्जेक्ट का उसका, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो आई होप आप सभी को ये रिलेशन भी समझ में आया होगा, मास एंड वेट का जो भी हमने यहाँ स्टेटमेंट लिखवाया वो भी समझ में आएगा। अब एक छोटा सा जो है आप लोग क्या करते हैं, हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाए। एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन है आपका, द वेट ऑफ ए बॉडी हैविंग मास ऑफ 1 kg इज, द वेट ऑफ ए बॉडी हैविंग मास 1 kg, द वेट ऑफ अ बॉडी हैविंग मास 1 kg इज। क्वेश्चन आपसे कह रहा है वेट निकालिए जब किसी बॉडी का मास कितना हो, 1 kg हो। सोल्यूशन देखिए फटाक से, इसका सोल्यूशन क्या होगा इसका, देखिए हमारे पास m इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 1 kg दिया है, g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। रिलेशन पता है w इज इक्वल्स टू mg होता है, m की वैल्यू 1, g की वैल्यू 9.8, तो कितना आ गया, 9.8 आ गया। आइए वेट है तो इसको आप लोग इसका यूनिट kg वेट लिख सकते हैं, या तो न्यूटन लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप लोग जो है लिख सकते हैं इसके आंसर में। रिलेशन भी पता चल गया, साथ ही साथ उसका फार्मूला भी पता चल गया, फार्मूले पे हमने एक न्यूमेरिकल भी करवा दिया। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गया होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है, अभी इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। जो भी दिक्कतें हैं कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है उसे भी कमेंट कीजिए, फिर से जो है इसको ट्राई किया जाएगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसके बेसिस पे कोई लेक्चर तैयार किया जाए जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये था हमारा एक और फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का लेक्चर, जिसमें मुझे लगता है आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो इसी तरह से जो है हमारे साथ जुड़े रहिए। और अभी ये ग्रेविटेशन चल रहा है, बारी बारी से हम लोग एक एक चैप्टर को इसी तरह से नोट्स के थ्रू जो है कंप्लीट करते चलेंगे। कभी भी दिक्कत हो कोई तो मैं स्क्रीन से एक बार जरूर दाएं बाएं होता हूं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले करके जो है इसका नोट प्रिपेयर करते रहिएगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी बेहद अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, कंटिन्यू ऐसे करते रहिएगा और हमारे इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर के साथ इसी तरह से बने रहिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।